हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 11th का सेकेंड बुक में इससे पहले आपको पहला चैप्टर था ठोसों का यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में उसके पूरे थियरी पार्ट को आपको अपने यूट्यूब चैनल यस 10 एजुकेशन में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। उसमें था प्रत्यास्थता क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है, उन सभी के बारे में हम लोग बात की और उसके सभी डेरिवेशन को देखे। हालांकि न्यूमेरिकल को नहीं देखे अभी एक बार हम क्या करते हैं, पूरा थियरी पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसके न्यूमेरिकल पर ध्यान दिया जाएगा। आज हमारा तरलों के यांत्रिक गुण, जो कि आपका 11th का सेकंड बुक का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है तरलों के यांत्रिक गुण अर्थात मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। हम उसकी बात करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की, जो आपका यहाँ लिखा हुआ है तरलों के यांत्रिक गुण। तरलों के यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये लिखा हुआ है। चलिए हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि तरलों के यांत्रिक गुण में पहला शब्द आपका क्या है। पहला शब्द यही मिलके आपको मिलता है कि तरल। क्या मिला आपको? इस चैप्टर का नाम है तरलों के यांत्रिक गुण, उसमें पहला आपको वर्ड मिलता है तरल। तरल क्या होता है हम उसकी बात करेंगे। चलिए आज पहला हम बात करते हैं कि तरल किसे कहते हैं, फिर उसके बाद अन्य हेडिंग पे आते हैं। आपको इस चैनल पे सभी विषय अर्थात फिजिक्स के खासकर आपको एनिमेशन भी दिखाया जाएगा। यदि आप इस प्रकार से सपोर्ट करोगे, सहयोग करोगे, तो आपको उसका प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। आइए बात करते हैं तरल किसे कहते हैं। तरल किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके अंदर बहने का गुण हो और उसका आयतन अथवा आकार निश्चित ना हो, उसे क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। एक बार फिर से, तरल किसी पदार्थ का वह गुण जिसके अंदर बहने का गुण हो, उसका आयतन अथवा आकार निश्चित ना हो, उसे तरल कहते हैं। चलिए अब इसको अगर लिख दूं तो इस प्रकार लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ के अंदर बहने का गुण हो और उसका आकार अथवा आयतन निश्चित ना हो, उसे क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। हमने लिख दिया। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे? क्योंकि तरल में आपको दो एग्जाम्पल मिलेंगे। तरल में पहला क्या मिलेगा आपको? मिल सकता है इसमें क्या मिल जाएगा? द्रव, और दूसरा मिल जाएगा गैस। द्रव और गैस, इन दोनों को तरल कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? द्रव, उसके अंदर भी बहने का गुण होता है और उसका आकार निश्चित नहीं होता है, हालांकि उसका आयतन निश्चित होता है। किसका? द्रव का। और गैस की बात करेंगे, गैस में भी बहने का गुण होता है, उसका आयतन निश्चित नहीं होता और न ही आकार निश्चित होता है। इसलिए आपको जहाँ बताया गया कि आकार अथवा आयतन निश्चित ना हो, उसे क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। तरल में द्रव और गैस दोनों आएंगे। चलिए आप यदि तरल समझ गए तो उसके आगे बात करते हैं। इस तरल में हमको अभी क्या पढ़ना है? अभी हमारा है तरलों के यांत्रिक गुण में अभी हमारा फोकस होगा केवल और केवल द्रव। जो तरल में द्रव आता है हम उस पर बात करेंगे, फिर आगे चलकर हम इन गैसों के गुण पर भी बात करेंगे। अभी जो हमारा इस चैप्टर में पूरी बात होगी वो केवल और केवल द्रव होगी। अब बात करते हैं कि द्रव किसे कहते हैं। पहले उसकी परिभाषा को देखा जाए। अगर हम द्रव की परिभाषा को देखें, क्या है द्रव किसे कहते हैं, हम उसकी बात करें। लिक्विड किसे कहते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। द्रव किसे कहते हैं उसको देखा जाए। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के अंदर बहने का गुण हो
लेकिन उसका आकार निश्चित ना हो और आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहते हैं। क्लियर हुआ मैटर? मैटर मैंने क्या बताया? मैं बताया कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में बहने का गुण हो। जैसे द्रव जल है, जल में जिसके कारण उसके अंदर बहने का गुण होता है, और बहने का गुण होता है उसका आयतन भी निश्चित होता है। यदि 1 लीटर मैं जल लिया तो उसको अगर बर्तन में डालूंगा तो बर्तन का आकार ले लेगा, लोटे में डालूंगा लोटे का आकार ले लेगा, बाल्टी में डालूंगा बाल्टी का आकार ले लेगा, लेकिन वह सभी जगह उसका आयतन निश्चित रहेगा कि सभी जगह वह 1 ही लीटर का रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उसका आयतन तो निश्चित हुआ लेकिन आकार निश्चित नहीं हुआ। इसी आधार पर आप उसकी डिफिनीशन को डिफाइन कर सकते हो कि द्रव किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण, चलो इसको भी कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ के अंदर बहने का गुण हो, उसका आयतन निश्चित हो, लेकिन आकार निश्चित ना हो, ना हो। एग्जाम्पल में आपको बताया गया क्या रहेगा? जल, दूध, पेट्रोल, ये सब क्या रहेंगे? ये सभी आपके द्रव होंगे। द्रव के अंदर गुण क्या होता है आपको यह लिखकर दिखा गया कि जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार ले लेगा, लेकिन वो सभी जगह 1-1 लीटर का ही रहेगा और उसके अंदर फ्लो करने का गुण भी रहेगा। इसी को क्या कहते हैं? द्रव। और मैटर ये है कि द्रव करता क्या है? द्रव जिस बर्तन में जाता है उन सभी बर्तन में एक दाब लगाता है, एक बल लगाता है। तभी तो ऐसा होता है कि बर्तन में यदि द्रव भरा हो, कहीं से भी होल करो, यदि द्रव उससे टच है तो वहीं से वह द्रव निकलने लगता है। इसका मतलब जरूर ऐसा है कि उस बर्तन में चाहे जिस जगह पे आप देखोगे सभी जगह पे द्रव बाहर की ओर एक बल लगा रहे हैं। यही कारण है कि आप कहीं से भी होल करो और पानी वहीं से गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो समझ आया कि द्रव क्या करते हैं? जिस बर्तन में जाते हैं उस बर्तन में सभी चारों दिशाओं में चाहे जिस जगह पे आप होल करोगे सभी जगह से जल निकलना शुरू हो जाता है, अथवा द्रव भरा हो वह भी निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि उस पर कहीं न कहीं उसके सभी सतहों पर द्रव द्वारा बल लगाया जा रहा है। इसी के आधार पर हम उस बल को एकांक क्षेत्रफल पर जो लगता है उसी को दाब बोलते हैं। चलिए हम अब बात करते हैं कि दाब किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो आई थिंक आपको ये डिफिनीशन द्रव का समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा वीडियो पोस्ट करिए और इसको लिख लीजिए। हम इसको मिटाकर हम बात करते हैं द्रव की, दाब की। चलिए बात करते हैं कि दाब किसे कहा जाता है। प्रेशर, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। प्रेशर किसे कहा जाता है, हम उस प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर किसे कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि किसी बर्तन में द्रव भरा है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ बर्तन, इस बर्तन में जल भरा है। यदि इस बर्तन में यहाँ से होल करो, यहाँ से होल करोगे तो भी द्रव क्या होगा? गिरना प्रारंभ कर देगा। यहाँ से भी होल करोगे तो भी द्रव गिरना प्रारंभ कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि द्रव द्वारा उस बर्तन में एक बल लगाया जा रहा है और वह बल किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगाया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जा रहा है। इस आधार पर, और यहाँ भी देख लो आप, ये स्प्रिंग है, यहाँ वैक्यूम है। आप इस स्प्रिंग के सतह पर
स्प्रिंग पर बल लगाते हो तो स्प्रिंग दब जाता है और फिर हटाने पर वापस आ जाता है। हालांकि स्प्रिंग में वह गुण प्रत्यास्थता होता है, लेकिन जो दब रहा है वह बल के कारण, और बल जो लग रहा है इसके इस सरफेस पर वो एरिया क्या है, ए। इसी आधार पर हम दाब की व्याख्या करते हैं। तो दाब किसे करते हैं, किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसी को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। बल को दाब अथवा प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं। इसको किसे दिखाते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, P से। चूंकि इसका इंग्लिश वर्ड है प्रेशर और इसका पहला अक्षर P है, इसलिए P से। तो क्या होता है, P बराबर होता है दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, बल बटा क्षेत्रफल। आपको एनिमेशन भी बनाना होगा, एनिमेशन के साथ ही आपको व्याख्या करना होगा। आपको एग्जाम में मैक्सिमम नंबर मिलने का चांस रहेगा अगर आप विथ डायग्राम बनाते हैं तो। चलिए आगे दिखाए थोड़ा सा। अगर बात करें इस आधार पर, यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लें, अर्थात एकांक क्षेत्रफल ले लिया, क्या लिया जाए, एकांक क्षेत्रफल लिया जाए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा F। इसी आधार पर लगाए ना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगर इसकी बात करें मात्रक की, मात्रक क्या होगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इस आधार पर मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। अगर वही बात करें विमा की, आइए प्रेशर का डायमेंशन देखिए जाए, P की विमा की बात की जाए, P की विमा बराबर क्या हो जाएगा, P की विमा बराबर हो जाएगा F की विमा बटे A की विमा। क्या हो जाएगा, F की विमा बटे A की विमा। इसकी बात किया जाए, F क्या है, बल है। अगर हम बल बराबर देखें तो आप जानते हो कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब अगर त्वरण बराबर देखें तो आप जानते हो कि त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अगर हम वेग को भी देखें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, इन सभी की विमा यल होती है, तो वेग का विमा क्या हो जाएगा, यल, और नीचे समय का टी, विस्थापन का टी ऊपर चला गया तो एल, टी का मान वेग किसका हुआ, वेग का हुआ। वेग का हुआ त्वरण का निकालने के लिए वेग का यल टी के पावर माइनस 1 हुआ, और नीचे समय का क्या है, टी है, तो ये भी टी ऊपर चला जाएगा, टी 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी की पावर माइनस 2। ये किसका आया, ये आया आपका त्वरण का आ गया। उठा के यहाँ रख दो, बल का मिल जाएगा। तो बल का क्या मिल जाएगा आपको, यम मास बस जुड़ जाएगा, यम यल टी की पावर माइनस 2। ये किसका आ जाएगा, बल। यदि बल कहा गया है तो यहाँ रख दीजिए आप P की विमा बराबर क्या हो जाएगा, बल की विमा क्या है, यम यल टी की पावर माइनस 2 बटे क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई का भी यल होगा, चौड़ाई का भी यल होगा, तो यल गुणे यल क्या होगा, यल का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार एक यल इस यल से कट जाएगा, एक यल यहाँ बचेगा, और वो यल जब ऊपर जाएगा यल का माइनस 1 होगा। इस आधार पर प्रेशर का विमा क्या आ जाएगा, यम तो था ही, यल एक ऊपर चला जाएगा, यल का माइनस 1 हो जाएगा, और ऑलरेडी टी की पावर क्या है, माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा, P बराबर यम एल की पावर माइनस 1 और टी की पावर माइनस 2। ये किसका विमा हो जाएगा, दाब का। इस प्रकार आप दाब की विमा निकाल सकते हो। मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
चलिए अब बात करते हैं किसकी, इसकी बात करते हैं। ये क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें, दाब के अन्य मात्रक व दाब का मापन। दाब का मापन किस आधार पर किया जाता है हम उसकी भी व्याख्या करेंगे। चलिए, दाब के अन्य मात्रक क्या होते हैं? अगर हम बात करें कि सेंटीमीटर पारे का दाब, हेडिंग है दाब के अन्य मात्रक और दाब का मापन। दाब मापन हम कैसे करते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। दाब मापन कैसे होता है? अगर हम बात करें दाब के मात्रक, अगर हम बात करें दाब के मात्रक की तो क्या होगा दाब के मापन की? पहले अगर हम 1 सेंटीमीटर पारे का दाब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर पारे का दाब मैं आपको बता दूं इस परिभाषा का यूज कहाँ किया जाता है। 1 सेंटीमीटर पारे के दाब का यूज गैसों के लिए किया जाता है। आपको याद रखना होगा 1 सेंटीमीटर पारे का दाब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गैसों का दाब, गैसों का दाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 1 सेंटीमीटर पारे का दाब का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नॉर्मली गैसों के दाब को मापने के लिए किया जाता है। अब कैसे निकाला जाता है उसको देखा है। इसको देखने से पहले एक बात आपको और गौर करना होगा कि पारे का दाब होता क्या है। पारे का दाब होता क्या है? सॉरी, पारे का दाब नहीं, पारे का घनत्व होता क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो अब बात इसकी एलिवेशन को देखकर हम इसकी बात करेंगे। अगर बात करें पारा का घनत्व होता है, पारा को किससे दिखाते हैं? पारा को Hg से दिखाते हैं। परमाणु क्रमांक 80 होता है और इसका घनत्व होता है 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। क्या होता है? ग्राम प्रति सेमी क्यूब। या यदि इसको MKS में बनाओगे, Hg पारे का घनत्व, Hg का घनत्व किसमें? MKS में। यदि MKS में पारे का घनत्व निकालना चाहोगे तो क्या होता है? याद रखना है 13.6 गुणे 10 के पावर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। मैं इस रफली कैसे आया उसको निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। अगर इसके आधार पर देखा जाए 13.6 था ऑलरेडी, 1 ग्राम में 10 के पावर -3 किग्रा होता है। 1 ग्राम में कितना होता है? 1 ग्राम में याद रखना है 10 की पावर -3 kg होता है। तो 10 की पावर -3 kg बटे, आप जानते हो कि 1 सेमी में 10 के पावर -2 मीटर होता है। तो नीचे कितने सेमी है? सेमी क्यूब है। 1 सेमी की जगह पे लिखोगे 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब लगा दोगे आप। फिर क्या आ जाएगा? 13.6 गुणे 10 की पावर -3 किग्रा बटे स्क्वायर करोगे 3 दूनी 6, यहाँ मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। 10 की पावर -6 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर +6 हो जाएगा। तो क्या आएगा? 13.6 गुणे 10 की पावर -3 गुणे ये भी ऊपर चला गया, 10 की पावर +6 किग्रा प्रति मीटर क्यूब हुआ। गुणा में आधार समान हो, घातों को जोड़ देते हैं, +6 और -3 घटा दोगे तो 10 पावर 3 आ जाएगा। इस आधार पर 13.6 गुणे 10 की पावर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, जो कि हम इधर लिखकर आपको दिखाए हैं 13.6 गुणे 10 की पावर 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। या मोटी मोटा आप बात याद रखना है, क्या रखना है? ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। यदि कन्वर्सेशन ना समझ आए तो एक तरीका और है। तरीका यह है कि यदि MKS में हो, CGS में बनाना हो, घनत्व की बात कर रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। चलो थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट अगर बात आपको समझ आ जाए ठीक है। घनत्व CGS कर दो, सही रहेगा। घनत्व CGS में हो
में हो, MKS में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये बात आप नोट कर लो, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप इतना करने से बच जाओगे। यदि इतना आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो कम से कम आप इतना याद रखो, सीजीएस में घनत्व हो MKS में बढ़ाने के लिए 10 की पावर 3 से गुणा कर दोगे, वह घनत्व MKS में बदल जाएगा। किस बदल जाएगा? MKS में। एक सेकेंड, ठीक है, किस बदल जाएगा? ये MKS में बदल जाएगा। आपको बात किया घनत्व की, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, लेकिन इसको MKS बदलते हैं तो लिखते कैसे हैं जल के घनत्व को? 1 × 10 की पावर 3 किग्रा प्रति मीटर की। बात सुनाया, मैंने आपको एक नोट लिखाया, नोट में क्या लिखवाया कि घनत्व सीजीएस में हो, अर्थात सीजीएस में था, MKS में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से क्या कर देते हैं, गुणा। आपने क्या किया, 10 की पावर 3 से 1 था, 10 की पावर 3 से गुणा कर दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया? वो MKS में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात आप नोट डाउन कर लोगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आते हैं अपने दाब को कैसे, एक सेमी पारे के दाब को कैसे मेजर किया जाए उसकी बात करते हैं। याद आया? अगर समझ आ गया तो नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो को रोक लीजिए, यहीं पर नोट डाउन करिए, फिर चलिए। चलिए, 1 सेंटीमीटर पारे का दाब किस लिए किया जाता है? गैसों, बताया आपको ना, गैसों का दाब मापने के लिए, गैसों का दाब। अब कैसे मापते हैं उसको देखा जाए। 1 सेमी पारे का दाब होता क्या है, याद रखना है। एक पारे को 1 सेमी ऊंचाई उठने में, चूंकि मैं बताया आपको कि पारे का घनत्व कितना होता है, 13.6 × 10 की पावर 3 किग्रा प्रति मीटर। पारे के 1 सेमी ऊंचा उठने में उसके द्वारा जितना दाब लगाया जाए उसी को 1 सेमी पारे का दाब कहते हैं। पारे को 1 सेमी उठने में जितना दाब लगाया जाए उसी को 1 सेमी पारे का दाब कहते हैं। तो इसका 1 सेमी पारे का दाब जो मान आता है वो उतना ही, वैसे ही, उसी के आधार पे ही गैसों के दाब का कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे देखो कैसे, अभी हमने क्या किया, हमने एक U आकार का मैनोमीटर लिया, उसमें जो लेवल है दोनों जगह क्या था, लेवल समान लेवल था। इसमें भरा क्या है, ये भरा क्या है, ये भरा है मरकरी, मतलब पारा। डेंसिटी कितनी होती है पारे का? 13.6 × 10 की पावर 3। फिर क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया इधर, इसमें क्या करा दिया, इसमें वैक्यूम क्रिएट करा दिया। क्या करा दिया? वैक्यूम क्रिएट हो गया। जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, सॉरी वैक्यूम क्रिएट नहीं करा गया, सॉरी देखिए क्या किया गया, इसमें वायु था, इसमें वायु था और इधर भी वायु था, दोनों जगह वायु थे और इसमें भरा क्या था, मरकरी। अब क्या किया गया, इस वाले जगह पे, इस वाले नली में वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। जब इस वाले नली में वैक्यूम आ जाएगा, वैक्यूम क्या हो जाएगा, वैक्यूम, जब इस वाले नली में वैक्यूम आ जाएगा, सीधी सी बात है, निर्वात हो जाएगा, तो वायु, इधर क्या वायु का दाब है, उधर का वायु निकाल दिया गया, उधर खाली स्थान है, तो खाली स्थान है, ये क्या करेगा, ये इस लेवल पे दाब लगाएगा। इस लेवल पे जब दाब लगाएगा वायु जो है, इस लेवल पे जब दाब लगाएगा वायु, तो इधर का जल का तल, क्योंकि इधर क्या है खाली स्थान है, ये उठ जाएगा, उधर कोई दबाव नहीं है, वो उधर उठ जाएगा। इसलिए ये वाला तल दब गया
और ये तल उठ गया और इस प्रकार से इसमें कितना अंतर आ गया, इधर का तल दब गया और इधर का तल उठ जाएगा क्योंकि इधर क्या था, खाली स्थान था। तो जितना अंतर आया, जितना लेवल में अंतर आया वही हमारा क्या हो जाएगा, वो देखा गया वो कितना था, 1 सेमी पारे का दाब था। 1 सेमी क्या था, पारे का दाब था। वो पारे का दाब छोटे लेवल पे लिया गया तो उस पारे का दाब 1 सेमी क्या आया, 1 सेमी पारा, 1 सेमी पारा की ऊंचाई उठी। कितनी उठी ऊंचाई, ऊंचाई उठी 1 सेमी। तो उसके लिए दाब क्या होता है, दाब का फॉर्मूला होता है रो जी एच। क्योंकि रो पारे का घनत्व कितना होता है 13.6 × 10⁻³ और 1 सेमी उठा है। एच की वैल्यू अगर कितनी हो जाए, एच की वैल्यू कितनी हो जाए, एच की वैल्यू 1 सेमी हो जाए। कितनी हो जाए, 1 सेमी। 1 सेमी कितनी हो जाए, 1 सेमी मतलब 1/100 मीटर। और जी का मान ऑलरेडी आप जानते हो कितना होता है 9.8। इसका मल्टीप्लाई किए और इससे 0 कटा दिए, यहाँ बचेगा क्या, 1/10 बचेगा। आया कितना, आया आपका 133.3 × 10⁻1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसको अगर सही से लिखा गया, दशमलव को इधर खिसकाया गया तो आया 1.33 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो दाब आया 1 सेमी पारे का दाब आया। 1 सेमी पारे का दाब कितना होता है, नोट डाउन कर लेना है कि 1.33 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 सेमी पारे का दाब, यही होता है। क्लियर हो मैटर, ठीक है। तो टाइम काफ़ी हो गया है, अब इसके बाद की वीडियो आपको नेक्स्ट लेसन में दिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी दाब क्या होता है इसकी व्याख्या भी की जाएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।